बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुआ ज़हरा केस से मुतालिक। इससे पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस पे वीलॉग्स भी हुए, बहुत ज़्यादा इसकी कवरेज भी की गई और लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट भी शो किया है। लेकिन मैं जिस पहलू को लेकर आज बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ा डिफरेंट पहलू है कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या है, वालिदैन पे बीतती क्या है और औलाद वालिदैन को धोखा क्यों दे जाती है। लेकिन उससे पहले जो कराची की अदालत में प्रोसीडिंग हुई, जो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, उसने अपनी फाइंडिंग्स दी। उन फाइंडिंग्स में ये बताया जाता है जो दुआ ज़हरा के दांतों की जांच की गई है उससे उसकी उम्र 13 से 15 साल मालूम होती है, और जो उसकी हड्डियों की जांच की गई है उससे उसकी उम्र 16 से 17 साल मालूम होती है। मजमूई तौर पर जो बोर्ड ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं उसमें ये बात सामने आई है कि दुआ ज़हरा की उम्र 15 बरस है, और अगर उसकी शादी 16 बरस से कम उम्र में हुई है तो ये कानूनन जुर्म है। और जो वकील हैं जिब्रान नासिर, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो उनका मौक़िफ़ भी यही है कि मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग्स आने के बाद ये बात साबित होती है कि दुआ ज़हरा का जो केस है वो अपनी मन मंशा मर्ज़ी से नहीं बल्कि वो एक अगवा का मुकदमा बनता है। दूसरी जानिब दुआ ज़हरा जब घर से निकली, पाकिस्तान के मीडिया पे ये ख़बर फैली, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। फिर पता चला दुआ ज़हरा जो है उसने लाहौर के लड़के ज़हीर से शादी कर ली है। फिर वो कहीं रूपोश हो गए। फिर एक मेडिकल बोर्ड बना जो यक रुकनी था, उसकी फाइंडिंग में दुआ ज़हरा की उम्र को 17 साल बता दिया गया, 17 साल की उम्र में शादी हो सकती है। अब दोबारा जब हम देखते हैं ये मेडिकल बोर्ड बना, यकीनी तौर पर इस मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग इसलिए ज़्यादा काबिल भरोसा हैं कि ये 10 लोग हैं और ये बोर्ड है, ये कोई यक रुकनी टीम नहीं थी कि जिसने ये फाइंडिंग्स देनी थी। खैर, जो सब हो रहा है ये तो अब अदालत ने फ़ैसला करना है कि ये मामला अगवा का था या ये मामला घर से अपनी मर्ज़ी से जाने का था, और वो बालिग़ है, वो आकिल व बालिग़ है और वो अक्ल रखती है और वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बेहतर अंदाज में कर सकती है। अगर तो कानून के मुताबिक वो आकिल बालिग़ है फिर तो वो मामला ईज़ी हो जाएगा ज़हीर के लिए, दुआ ज़हरा के लिए। लेकिन अगर वो अगवा हुआ तो फिर अगवा के मुकदमे में ज़हीर को सज़ा भी हो सकती है और दुआ ज़हरा जो हैं उन्हें अपने वालिदैन के सुपुर्द भी किया जा सकता है। लेकिन हमने ये देखा पिछले इतने अरसे से जब ये मामला चल रहा है, दुआ ज़हरा के जितने वीडियो मैसेजेस आए, जितने इंटरव्यूज़ आए, उसमें उसकी कर्टिसी, उसकी सिंपैथी, उसकी तमाम तर तवज्जो अपने वालिदैन के बजाय अपने शौहर ज़हीर की तरफ थी। आखिर ऐसा क्या हुआ? सुनने में ये भी आया कि ये कहानी शुरू होती है सेल फ़ोन से, किसी शायद वीडियो गेम से, वहाँ से कनेक्शन हुआ और करते करते दुआ यहाँ पहुँची। फिर दुआ का ये भी कहना था कि उसके वालिदैन उस पर तशद्दुद करते हैं। बहुत से इल्ज़ामात हैं, एक बहुत बड़ी चार्ज शीट है दुआ ज़हरा की जानिब से जो अपने वालिदैन पे लगाई गई है। और फिर अब वो जिस ज़हीर के साथ उसने जो शादी की उसकी भी कोई उम्र ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज मैं इस सारी स्टोरी के बाद जिस पहलू पे रोशनी डालना चाहता हूँ और जो पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बड़ा अलार्मिंग है। क्या इस दुनिया में इंसान के खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद या खुदा के बाद इंसान के साथ वालिदैन से ज़्यादा कोई मोहब्बत कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या औलाद जो है वो वालिदैन की मोहब्बत में यकसर वालिदैन की मोहब्बत किसी और चीज़ को पाने के लिए यकसर भूल जाती है? यकीनन बहुत से वाक़यात हैं, दुआ ज़हरा का ये केस भी हमारे सामने है। जो बच्चियाँ घरों से निकल जाती हैं और निकल कर शादी करती हैं, उनमें से अक्सरियत का फ़ी ज़माना मुस्तक़बिल क्या होता है ये भी आपके सामने है। बहुत से मामलात आप देख लीजिए। अगर कोई ऐसी उम्र में जाता है जिसको समझ आती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सर्वाइवल के किसी हद तक चांसेस होते हैं, लेकिन उस बात को भी इनकरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन कच्ची उम्र में अभी आप सने बलूगत कभी नहीं पहुँचे और आप निकल जाएँ तो फिर उसका मामला यही होता है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद आप वापस आ जाते हैं और आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। लेकिन वो कौन से रवैये हैं कि आपकी औलाद आपसे नफ़रत करना शुरू हो जाती है, आपकी मोहब्बत पर यकीन करना छोड़ देती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फ़ी ज़माना वो रवैये ये हैं कि वालिदैन मसरूफ़ हैं, बाप है तो वो पैसा कमाने की मशीन बना हुआ है, वालिदा है तो वो भी या पैसा कमा रही है या घरदारी कर रही है या उसके बाद अपने मामलात देखने के लिए अपने घर को तज़ीन व आराइश, मामलात संवारने, सोशल मीडिया, आना जाना, ग्लैमर, इन सब चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है। ये घर घर की कहानी है, जो रुझान है, जो सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बच्चे कहाँ रह जाते हैं?
سب سے آسان کام ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے دو. چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کارٹون لگا کے دے دیے جاتے ہیں, تھوڑے بڑے بچے ہیں تو وہ پھر ان کو فون دے دیا جاتا ہے, وہ کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں, اسکرولنگ کرتے ہیں, آئی ڈیز بن جاتی ہیں, گیمز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر گیمز سے یہی سلسلے نکلتے ہیں جو دعا زہرا والا کیس ہے. یہ پہلا کیس نہیں ہے, درجنوں کیسز ہیں, درجنوں کیسز میں دیکھ چکا ہوں کہ جو اس طرح کے ہیں, جو گیمز مختلف گیمز سے شروع ہوئے اور پھر وہ گیمز کے بعد اب سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ بچی جو ہے وہ گھر سے نکل گئی. والدین کا قصور نمبر 1 کہ آپ اولاد کو وہ وقت نہیں دے رہے جس کا وہ حقدار ہیں. نمبر 2, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو مالی طور پر آسائشیں دے دیں تو اولاد جو ہے وہ تابع دار بھی ہو جائے گی, وہ فرما بردار بھی ہو جائے گی. نمبر 3, بے تحاشا نرمی. سختی سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ اولاد کو جو ہے وہ مار پیٹ کی جائے, قطعی طور پر نہیں. نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھ گچھ نہیں کرتے, آپ ایک بلائنڈ ٹرسٹ میں چلے جاتے ہیں, آپ ان کے اندھا اعتماد کرتے ہیں. حالانکہ بچے بچے ہوتے ہیں, وہ غلطی ضرور کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 4, مقابلہ, کہ فلاں کے بچے جو ہیں وہ فلاں برانڈ پہ جاتے ہیں, مجھے بھی اپنے بچوں کو اس لیول پہ لانا ہے کہ وہ فلاں برانڈ کے کپڑے پہنیں, فلاں برانڈ کا کھانا کھائیں, فلاں برانڈ کی چیزیں استعمال کریں. یہ جو مقابلے کی دوڑ ہے اس نے والدین کو اپنی اولاد سے دور کر دیا ہے. اور اس طرح کے مختلف فیکٹرز ہوں گے جو آپ دیکھتے ہوں گے. پھر ایک اور بہت بڑا معاملہ ہے جو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ وہ والد جو ملک سے باہر ہوتے ہیں اور پیچھے جو ساری ذمہ داری والدہ پہ ہوتی ہے, خود میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن بعض کیسز ایسے بھی سامنے آتے ہیں, والدہ کا اتنا کنٹرول اولاد پہ شاید نہیں ہو سکتا جو والد کا ہو سکتا ہے. ہرگز میں یہاں پر مار پیٹ کو کسی جگہ بھی فروغ نہیں دے رہا, لیکن والد کا کنٹرول ایک نیچرلی زیادہ ہوتا ہے. جب آپ اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن اولاد کو آپ سیکنڈری کر دیتے ہیں, دیگر چیزوں کو آپ پہلے کر لیتے ہیں, اور آپ کے پاس جواز بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. وہ بچی ہے دعا, وہ ابھی اس کو ظہیر, اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں, جو اس کی فیملی ہے, جو کچھ وہ بتا رہی ہے وہ بات کر رہی ہے. وہ جائے گی والدین کے ساتھ ہفتہ 10 دن رہے گی, وہ ریئلائز کر جائے گی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن اس کی یہ غلطی اس نے والدین کے ساتھ والدین کو بڑا دکھ دیا ہے. یہ ایک کیس نہیں ہے, اس طرح کے درجنوں کیسز ہیں. یہ ایک دعا زہرا ہے, نمرہ ہے, جو کیسز میڈیا پہ رپورٹ ہو گئے ہیں. آئے دن ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ والدین کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بجائے اس کے مال و دولت کو, ثروت کو, پیسہ کمانے کو, مقابلے کو سامنے رکھنے کے, اولاد کو فرسٹ پریورٹی رکھیں, اولاد پر توجہ دیں, ان کی سرویلینس کریں, ان کی نگرانی کریں, ان کی پرورش کریں. نہ کہ آپ نے اگر پڑھانا ہے تو آپ کوچنگ سینٹر میں بھیج دیں, آپ اچھے اسکولوں میں ڈال دیں. ایک بات یاد رکھیے کہ جو تربیت ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے, اور تربیت انسان اپنے عمل سے اور اپنی اولاد کو وقت دے کر بہتر کر سکتا ہے. سو اولاد کو ٹائم دیجئے, اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہی آج کے پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا مشاہدہ ہے, اور یہ بنیادی ایک فیکٹر ہے جس وجہ سے ایسے کیسز رونما ہوتے ہیں. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.